हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं आपको दोस्त और एजुकेटर रुपेश कुमार। दोस्तों, आज हम देखेंगे, हम यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक का डील करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक किससे रिलेटेड है तो टेम्परेचर का हम इफेक्ट देखेंगे केमिकल रिएक्शंस पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज हम समझेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में, जिसको देहली ऊर्जा बोलते हैं, एंड हम देखेंगे सक्रियण ऊर्जा या फिर एक्टिवेशन एनर्जी। इसके बाद हम लोग एरेनियस के इक्वेशन, जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट इक्वेशन है ना, रेट इक्वेशन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, जिसको हम एरेनियस इक्वेशन बोलते हैं। तो एरेनियस इक्वेशन को समझने से पहले हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को पूरा डिटेल में समझेंगे, ग्राफ के थ्रू समझेंगे, जिससे आपको बहुत ही ईजी वे में ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए, केमिकल रिएक्शंस को, और केमिकल रिएक्शंस हो रहा है ना, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो इसके लिए क्या चाहिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमें क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, कोलिजन होना चाहिए, कोलिजन होना चाहिए, या फिर क्या बोलेंगे, टक्कर। देखो, इसमें भी एक पॉइंट होता है, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे, प्रभावी टक्कर। जैसे मैं यहाँ पे एक रिएक्शन, एक सिंपल से एक एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना। अगर यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी और इसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच भी टक्कर होगा, मॉलिक्यूल्स में टक्कर होगा, इसमें भी मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होगा, टक्कर होगा। बट होता क्या है, मान लो इसमें से रिएक्शंस हमारा प्रोडक्ट सी बनेगा। अगर एक रिएक्शंस ले लेते हैं A + B से, हमें प्रोडक्ट बनाना है C, तो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल इसमें A है और कुछ इसमें B है। A और B की टक्कर से यहाँ पे C बन रहा है, लेकिन इसमें सेम ही मॉलिक्यूल है, बट A और B से इसमें क्या है, टक्कर होकर C नहीं बन रहा है, प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो रीज़न क्या हो सकता है, क्योंकि इनके बीच जो कोलिजन हो रहा है वो कैसा है, इफेक्टिव कोलिजन है, प्रभावी टक्कर, जबकि इसमें जो कोलिजन हो रहा है वो इफेक्टिव नहीं है। अब इसको हम कैसे समझेंगे, मीन्स ये है कि अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, प्रभावी टक्कर होना चाहिए, तभी जाकर के हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन होगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा बनेगा। अगर सिंपली टक्कर होता है, होते रहता है टक्कर, बहुत सारे होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच, कोलिजन बहुत सारा होता है, बट हर कोलिजन जो है, ईच कोलिजन क्या है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें इफेक्टिव कोलिजन चाहिए, प्रभावी टक्कर चाहिए, तभी जाकर के हम क्या बनाएंगे, हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो क्या होता है, अगर अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफेक्टिव कोलिजन हो गया या फिर सिंपल कोलिजन को। तो इफेक्टिव कोलिजन में होता क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच हमें क्या करना है, इफेक्टिव कोलिजन कराना है, तो इनके बीच एक मिनिमम एनर्जी होना चाहिए, मिनिमम एनर्जी होना चाहिए। मिनिमम एनर्जी मतलब न्यूनतम ऊर्जा होना चाहिए। अगर ये मिनिमम ऊर्जा इनके पास होगा, न्यूनतम ऊर्जा होगा, तभी जाकर के ये इफेक्टिव कोलिजन कर पाएगा। सिंपल कोलिजन हो रहा है मॉलिक्यूल के बीच, बट इनके पास अगर वो मिनिमम ऊर्जा नहीं है, इनके पास क्या है, इन मॉलिक्यूल के पास वो मिनिमम ऊर्जा नहीं है, या उस न्यूनतम ऊर्जा नहीं है जिससे ये इफेक्टिव कोलिजन कर सके। अभी भी कोलिजन हो रहा है, इनके बीच कोलिजन होगा, बट हम जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब मिलेगा इसको, है ना, न्यूनतम ऊर्जा मिलेगा, तब जाके क्या करेगा, इफेक्टिव कोलिजन करेगा। इफेक्टिव कोलिजन होने के बाद ही हमारा क्या बनता है, हमारा बनेगा प्रोडक्ट, तभी हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले क्या है, हम कोलिजन, वो भी कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट, तभी हमारा क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। समझ में आ गया यहाँ तक आपको। हर एक टक्कर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है, हर एक टक्कर उत्पाद का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो हमें क्या चाहिए, एक इफेक्टिव कोलिजन चाहिए, प्रभावी टक्कर चाहिए। और प्रभावी टक्कर कैसे आता है, तो एक मिनिमम एनर्जी उसके पास होना चाहिए। उसके पास अगर उस अमाउंट का एनर्जी है, उस अमाउंट का ऊर्जा है, तो प्रभावी टक्कर करेगा, और प्रभावी टक्कर करेगा तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। यही मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। इसी मिनिमम एनर्जी क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर देहली ऊर्जा। अभी मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा आपको एक एक करके।
हम सिंपल सभी कॉन्सेप्ट समझे हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए क्या था, एक इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, प्रभावी टक्कर होना चाहिए। और प्रभावी टक्कर कैसे आएगा, तो उसमें एक मिनिमम एनर्जी होगा तभी प्रभावी टक्कर होगा। ठीक है, सिंपल अगर कोलिजन हो रहा है, सिंपल कोलिजन होगा या साधारण जो टक्कर होगा तो उससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा जब तक वो इफेक्टिव कोलिजन ना हो। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं थोड़ा इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में, जिससे आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। जैसे होता क्या है, HI का अगर हम डिसोसिएशन कराते हैं तो H2 + I2 बनता है। तो इस केस में टोटल टक्कर होते हैं 10⁻37 मॉलिक्यूल्स प्रति लीटर और पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 10⁻37 मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं। कितने टकराते हैं, एक सेकेंड में 10.37 मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं। बट हमारा जो रेट निकलता है, अभिक्रिया की दर, बोलेंगे अभिक्रिया की दर कितना निकलता है, 10⁻7 के ऑर्डर में हमें अभिक्रिया का रेट पता चलता है। ठीक है, कितना है रेट हमारा, 10⁻7। टक्कर कितना हो रहा था, 10⁻17। टक्कर कितना हो रहा था, 10⁻37 मॉलिक्यूल हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा रेट किस बेस में आ रहा है, 10⁻17 के फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि बाकी जो टक्कर है ना, 10⁻17 आ रहा है, तो 10⁻20 जो टक्कर हो रहा है वो क्या है, इफेक्ट उसी नॉर्मल कोलिजन है। क्या हो, साधारण टक्कर है, साधारण टक्कर हो रहा है मॉलिक्यूल के बीच। ठीक है, बट जो 10⁻17 है ये क्या है, हमारा इफेक्टिव कोलिजन है। इफेक्टिव कोलिजन है, प्रभावी टक्कर है, प्रभावी टक्कर है। ठीक है, तो इस 10⁻17 जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास क्या है, हमारे पास वो मिनिमम एनर्जी है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी है इनके पास जो एनर्जी है, या फिर ये बोलेंगे इन जो 10⁻17 जो मॉलिक्यूल्स है इनके पास क्या एक एनर्जी है, कितना है, उस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्योंकि वो मिनिमम एनर्जी है जिससे ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पा रहा है, अभिक्रिया की दर को भी डिफाइन करने में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो मिनिमम एनर्जी क्या होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो होना ही चाहिए, तभी जाके क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन बाकी जो 10⁻20 है इनके पास क्या है, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना, एनर्जी क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर हम इसको एनर्जी दे देते हैं, जब इनको वो अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देते हैं जिससे क्या हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए, तो क्या करेगा, ये भी कोलिजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इफेक्टिव कोलिजन में, प्रभावी टक्करों में ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। तब इससे भी क्या मिल जाएगा, फिर एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे तो इससे भी क्या मिल जाएगा, हमें प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं या फिर जो एनर्जी देते हैं हम, उसी को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। क्या हो गया वो, एक्टिवेशन एनर्जी। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि इस जो साधारण कोलिजन हो रहा था जिस मॉलिक्यूल में, है ना, साधारण टक्कर जो हो रहा था उनको हम क्या कर दिए, एक्टिवेट कर दिए, उनको हम क्या कर दिए, सक्रिय कर दिए। ठीक है, कैसे सक्रिय किए, तो एनर्जी देकर। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम दिए हैं उसी एनर्जी को हम बोल देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ तक आपको सिंपल से समझ में आ गया होगा। किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास, है ना, किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, एक मिनिमम एनर्जी होता है, उसको हम बोल रहे थे थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ पे एक समरी फॉर्म में लिख देता हूँ, मॉलिक्यूल्स के पास क्या हो रहा है, एक मिनिमम एनर्जी होता है। ठीक है, मिनिमम एनर्जी होता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। जिस मॉलिक्यूल के पास वो मिनिमम एनर्जी नहीं होता, मिनिमम एनर्जी नहीं होता, उनको हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, है ना, एनर्जी देंगे तो इसी एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये लिख देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों केस में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, जिसके पास मिनिमम एनर्जी था, थ्रेशोल्ड एनर्जी था, उसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो ही जाएगा। जिसमें नहीं था मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं था जिसके पास, या फिर देहली ऊर्जा नहीं था जिसके पास, है ना, तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए हमें एक एनर्जी देना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक करके थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी डिटेल में देखते हैं, ग्राफ के थ्रू देखते हैं, तो आपको और बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब हम देखते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी को। ठीक है, कैसे देखेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा,
कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया इससे पहले कि रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने के लिए रिएक्टेंट्स में क्या होना चाहिए, कोलिजन होना चाहिए। ठीक है, तो अब समझ आया दहली ऊर्जा क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। द मिनिमम एनर्जी, है ना, मिनिमम एनर्जी है, न्यूनतम ऊर्जा है, इतना तो होना ही चाहिए मॉलिक्यूल्स में। मिनिमम एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव, है ना, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव इन ऑर्डर टू दैट कोलिजन बिटवीन देम मे बी इफेक्टिव इज कॉल्ड, है ना, मे बी इफेक्टिव इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब वो जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास जो टक्कर होने वाला है, जो भी मॉलिक्यूल से जो भी अणु में टक्कर हो रहा है, उनके पास ये एनर्जी तो होना ही चाहिए। किस केस में, अगर हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराना है, तो उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, उसी को, उस एनर्जी क्या बोलेंगे, दहली ऊर्जा। हिंदी में देख लेते हैं, ऊर्जा की वह न्यूनतम ऊर्जा है ना, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है, फिर न्यूनतम ऊर्जा है जो कि अभिकारी या फिर अभिकारक अणुओं के पास अवश्य होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है अवश्य होना ही चाहिए, जिससे उनकी टक्कर प्रभावी हो सके, अर्थात टक्करों के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन हो सके। रासायनिक परिवर्तन मतलब होता है उत्पाद बन सके। ठीक है, तो मिनिमम ऊर्जा उसके पास होना चाहिए, तभी जाके वो आपस में टकराएंगे, और टकराएंगे तभी जाके हमारा क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब हम इस ग्राफ से देख लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा रिएक्टेंट, सबसे पहले से हम समझते हैं ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है। पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्शन है वाई एक्सिस पे, ठीक है, या फिर इसको, और नीचे हमारा है रिएक्शन, है ना, रिएक्शन जो हो रहा है ना, प्रोसेस रिएक्शन का रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। ठीक है, रिएक्शन जो हो रहा है, प्रोसेस ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी का ग्राफ है। तो ये मान लेते हैं हमारे पास ए प्लस बी था, यहाँ पे हम किसको देख रहे हैं कि रिएक्शंस ले लेते हैं। ए प्लस बी से हमें क्या बनाना है, सी। तो ये दोनों का हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, और सी क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। तो देख लो, अगर यहाँ पर से हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराना है, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एनर्जी बैरियर को, इसको हम क्या बोलते हैं, ये इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर, या फिर हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा रोधिका। ठीक है, ऊर्जा रोधिका। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें ए से बी से हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है सी, तो हमें इस एनर्जी को, है ना, क्या करना पड़ेगा, हमें इस एनर्जी को हमें पार करना पड़ेगा। इस जो एनर्जी दिख रहा है आपको, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। जिस टाइप से होता है ना, आपको अगर पहाड़ के उस तरफ जाना है आपको, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस पहाड़ को चढ़ करके पार करना पड़ता है। ठीक उसी टाइप से समझ लो इसमें कि अगर रिएक्टेंट ए से बी अगर हमें सी बनाना है, तो हमें इस एनर्जी बैरियर को, है ना, इस एनर्जी बैरियर को या फिर ऊर्जा रोधिका को हमें पार करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे पार कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, यही क्या है, हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी है। यहाँ पे टी ई क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर क्या था, दहली ऊर्जा। ठीक है, क्या है, देखो अब ये इतना अमाउंट ऑफ जब एनर्जी इसके पास, यहाँ से लेके अगर इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर इसके पास हो जाए किसी भी मॉलिक्यूल के पास, है ना, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर किसी मॉलिक्यूल के पास हो जाए, तो क्या करेगा वो, इस पहाड़ को पार कर सकता है, इस एनर्जी बैरियर को पार कर सकता है, क्या बना सकता है, प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है, बट एक रिएक्टेंट के पास इस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ क्या है उसमें एनर्जी है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा उनको। अब यहाँ पर देख रहे हो आप, ए प्लस बी में जो एनर्जी है, अगर हमें सी बनाना है तो हमें इसको पार करना पड़ेगा, इसको, इस पहाड़ को हमें क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो अमाउंट है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। हमें क्या करना पड़ रहा है, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देना पड़ रहा है। सक्रियण ऊर्जा, अब देखो जिस मॉलिक्यूल के पास इस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है पहले से, है ना, जिस मॉलिक्यूल के पास क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जिस मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है, जिस मॉलिक्यूल के पास क्या है, इस या थ्रेशोल्ड एनर्जी है, उसको हमें एक्टिवेशन एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से भी इसी पोजीशन पे है, जिस पोजीशन पे हमें एक्टिवेशन एनर्जी देने के बाद ए प्लस बी यहाँ पे पहुँच रहा था, है ना, एनर्जी बैरियर पे पहुँच रहा था। तो जिस मॉलिक्यूल के पास पहले से थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो उसको तो एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, सी बना लेगा। समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम सिंपल वे में फॉर्म में देख लेते हैं, उसके हम स्लाइड में हम देखने वाले हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं थ्रेशोल्ड
थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे देखोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस क्या होगा हमारे पास ये जो एनर्जी है ना, ये क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। इसमें सिंपली लिख देता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इज एवरेज प्लस होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी, है ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर अणु की ऊर्जा सिंपली लिखेंगे, अणु की ऊर्जा। देखो यहाँ से ए और बी का ऊर्जा दिखा रहा है आपको, ये वाला क्या है, अगर मैं इसको लिख दूँ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, इसको लिख दूँ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इसको लिख दूँ एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, या फिर ई टी लिख देते हैं, एनर्जी ऑफ एनर्जी, ई टी लिख देंगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है क्या है हमारा, एवरेज मॉलिक्यूल का एनर्जी है हमारे पास इतना, प्लस इतना था, है ना, इस लेवल तक था हमारे पास एनर्जी, ठीक है, इस लेवल तक एनर्जी था हमें, तो हम अगर इसमें एक्टिवेशन एनर्जी और दे दिए, ये और दे दिए ये वाला पोल, तो हमारा क्या हो गया, एनर्जी बेरिया तक पहुंच गया, वही क्या हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो गया। तो जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होगा वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लिया, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोल देगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, अणु की ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा, ठीक है, और क्या होगा उसके बाद ये देहली ऊर्जा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के लिए क्या उसका डेफिनेशन होता है, जिससे आपको और डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। तो क्या होता है, द मिनिमम एनर्जी, है ना, द मिनिमम एनर्जी या मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोल रहा है कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो ऑब्जर्व करते हैं ताकि उनका एनर्जी किसके इक्वल हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए। यही कॉन्सेप्ट था, जिस मॉलिक्यूल का थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिस मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी था अगर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी उसके पास नहीं था, वो देहली ऊर्जा की जो अमाउंट है उतना नहीं था, तो क्या करते हैं उसको एक्टिवेट कराने के लिए कुछ टेम्परेचर देते हैं जिससे उनको एनर्जी मिलती है। तो मॉलिक्यूल अपना एनर्जी किसके इक्वल कर लेता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी की इक्वल कर लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्टिव करा रहे हैं, सक्रिय करा रहे हैं। तो अब देखो इसका क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, ई टी हमारा हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज मॉलिक्यूल का एनर्जी। यही मैंने बताया था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिनके बीच टक्कर हो रहा है उनका एनर्जी। पहले से उनके पास कितना एनर्जी था, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, इन दो मॉलिक्यूल्स का हमारे पास टक्कर कराना है, हमें प्रोडक्ट बनाना है, इनके पास मान लेते हैं कि 10 किलो जूल एनर्जी है, सिंपली फॉर्म में 10 किलो जूल इनके पास एनर्जी है, लेकिन कितना चाहिए, 14 किलो जूल चाहिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने के लिए। कितना चाहिए, 14 किलो जूल चाहिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन की होने के लिए। तो इनके बीच के जो 4 किलो जूल जो एनर्जी है, यही क्या है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये क्या है हमारा ई एम है, मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है, और साथ में जो 14 किलो जूल है यही हमारा क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अब आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अब आगे। तो ये हिंदी में क्या बोलेंगे, अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा अभिकारी अणुओं द्वारा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए जिससे उनकी टक्करें वास्तविक रासायनिक परिवर्तन में परिणित हो सके। मतलब ऐसा अमाउंट ऑफ ऊर्जा उनको ग्रहण करना ही पड़ेगा जिससे रासायनिक परिवर्तन हो सके, मतलब वही है एक्टिवेट होगा तभी वो ग्रहण करेगा, ठीक है। तो इस ग्राफ से हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा है ए और बी, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट सी है। तो आपको मैं बता दूँ यहाँ से यहाँ तक के अमाउंट को हम क्या बोल रहे थे, ई एम है ये, है ना, ई एम की एनर्जी है, मतलब यहाँ पर मान लो एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग, कितना था ये 10 किलो जूल था, ठीक है। ये हमारा क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है जो 14 किलो जूल है। एक ग्राफ पता है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का है बटे रिएक्शन कोऑर्डिनेट का है, सेम ही है, इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया अभी, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्या है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो ई एम, तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है हमारा, अगर हमें ई टी पता है, अगर हमें ई टी पता चल जा रहा है ना, ई टी थ्रेशोल्ड एनर्जी पता है, प्लस तो हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी माइनस
देखो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस EM तो होता ही है मॉलिक्यूल का एनर्जी, तो हम क्या करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे तो क्या होगा ET माइनस EM, ET माइनस EM यही होगा ना। अगर हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पर का इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें इस टोटल वैल्यू में, पूरे वैल्यू में ET में अगर हम इतना वैल्यू को EM को माइनस कर देंगे तो इससे क्या निकल जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही ईजी वे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अपना नेक्स्ट रिएक्शंस देखेंगे। उसमें देखेंगे हम एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, देन हम फाइनली एक अपना फाइनल ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसमें एक ही साथ आपको सब चीज़ एक ही बार में समझ में अच्छे से और आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक के बारे में। तो एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक होता क्या है, तो एक्सोथर्मिक में एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। जैसे मैं रिएक्शंस लिख दूं A प्लस B से हमें क्या बनाना है C बन रहा है, तो इसके साथ हमें एक एनर्जी हमारा रिलीज होगा, उसको हम निगेटिव फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसमें छिपी रिएक्शंस में क्या होता है ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। और इंडोथर्मिक में क्या होता है, तो डेल्टा H यहाँ पे पॉजिटिव होगा, हमें इसमें ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, तो इंडोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, जबकि इसमें क्या होता है एनर्जी रिलीज होता है। रिलीज होता है, हम उसको निगेटिव के फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पे। आप याद रखेंगे डेल्टा H उस एक्सोथर्मिक में डेल्टा H निगेटिव होता है, जबकि इंडोथर्मिक में डेल्टा H पॉजिटिव होता है, एनर्जी देनी पड़ती है। ये वाला पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट अपना चलते हैं, जो लास्ट प्लॉट करेंगे हम इसको एक बार यहाँ से भी समझ लेते हैं, इसको दोनों ग्राफ को पहले। जैसे ये हो गया, अगर यहाँ से मैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दूँ, है ना, ये हमारा क्या था रिएक्टेंट था A प्लस B, रिएक्टेंट A क्या था हमारा C था। तो देखो अब यहाँ से अगर रिएक्टेंट की एनर्जी पहले इस पॉइंट पे था, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी मान लो मैं मानता हूँ 10 किलो जूल था यहाँ पे, अब देखो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट एनर्जी कम होकर कितना होगा, मान लेते हैं 5 किलो जूल। तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुआ, इतना अमाउंट ऑफ जो डेल्टा H है वो क्या हुआ, निगेटिव हुआ ना, रिलीज हुआ। समझ गए, 10 किलो जूल से 5 किलो जूल बन गया। प्रोडक्ट रिएक्टेंट कितना था 10 किलो जूल में था, तो यहाँ पर के जो 5 किलो जूल कहाँ गया, वो डेल्टा H के फॉर्म में रिलीज हो गया। निगेटिव साइन उसको दिखाता है क्योंकि यहाँ से बाहर निकल रहा है, और बाकी से कोई ऐसा निगेटिव का मीनिंग सिंपल सी है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है। कितना रिलीज हो रहा है, तो 5 किलो जूल। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए। अगर हम इंडोथर्मिक की बात करें तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, देखो ये हो गया, इसका ग्राफ प्लॉट होगा, इस टाइप से बनेगा ये। ठीक है, तो ये हमारा है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, या फिर A प्लस B लिखते थे, रिएक्टेंट है, ये हमारा C है। देखो यहाँ पर इसका एनर्जी इतना तक है ना, मान लेते हैं इसका कितना है 5 किलो जूल है यहाँ पर, लेकिन प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ कितना एनर्जी तक गया है ये, अगर मैं मानूँ यहाँ पे 10 किलो जूल है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना एनर्जी है, क्या हुआ एक्स्ट्रा हुआ, इसमें एनर्जी हमें देना पड़ा। रिएक्टेंट हमारे इतने पे था, प्रोडक्ट मिला हमें इतना पॉइंट पे, तो हमें इतना एनर्जी क्या करना पड़ा, देना पड़ा। एनर्जी क्या करना, देना पड़ेगा, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव अमाउंट कितना है उसका +5 किलो जूल। ठीक है, तो पहले क्या था, रिएक्टेंट 5 किलो जूल पे था, प्रोडक्ट बना हमारा 10 किलो जूल, तो बाकी का 5 हमें क्या करना पड़ा, देना पड़ा, कितना 5 किलो जूल। इसी को डेल्टा H हम प्लस से डिनोट करते हैं, इसलिए एक्सोथर्मिक में एनर्जी देना पड़ता है, इंडोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होता है। तो इंडोथर्मिक का ग्राफ आपको हमेशा प्रोडक्ट नीचे में होगा, और एक्सोथर्मिक में जो ग्राफ का प्लॉट है, प्रोडक्ट का जो प्लॉट है वो नीचे होगा। ठीक है, देख रहे हो प्रोडक्ट प्लॉट नीचे हो रहा है, लेकिन अगर इंडोथर्मिक की बात आप करोगे, इंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, आपका जो प्रोडक्ट का प्लॉट है, प्रोडक्ट का जहाँ पर बनता है वो रिएक्टेंट से ऊपर बनता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब जितना हम लोगों ने पढ़े हैं उसको एक ही ग्राफ में हम समराइज करेंगे यहाँ पर, इससे आपको क्या होगा, अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने 2 रिएक्शंस के ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया, एक एक करके मैं समझा देता हूँ आपको। ये हमारा है एक्सोथर्मिक का, ये हमारा है इंडोथर्मिक का। कैसे मैं आपको बताऊंगा, अभी भी आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या है, ये हमारा है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल A प्लस B, ये हमारा है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, उसका बता चुका हूँ, इसको तुम्हें समराइज कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा क्या है, इतना एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये। और ये हमारा क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, या फिर ET लिख देते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अब इनके बीच का एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो यहाँ से प्रोडक्ट क्या था, A B यहाँ पर है इसका एनर्जी, लेकिन प्रोडक्ट का एनर्जी कहाँ पर, यहाँ तक है,
तो इनके बीच क्या होगा, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है ना प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है, और जबकि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है ना, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो इसी को बोलेंगे डेल्टा एच नेगेटिव है। तो ये किसके लिए ग्राफ प्लॉट हो गया, एक्सोथर्मिक के लिए हमने सारा चीज़ देख लिया, ईटी देख लिया और एक्टिवेशन एनर्जी भी देख लिया, ईएम भी देख लिया, सभी चीज़ देख लिया। इसमें डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हम इंडोथर्मिक देख लेते हैं, या फिर उष्माशोषी, उष्माक्षेपी हो गया, ये उष्माशोषी। इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, ये हमारा प्रोडक्ट है सी, ठीक है। तो ये अब इसमें देखो, अब इसमें आपको एक्टिवेशन एनर्जी पूछा गया तो कहाँ से कहाँ तक है, तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा क्या है, पूरा एक्टिवेशन एनर्जी है ना। रिएक्टेंट से लेकर के ये क्या है हमारा, ये हमारा थ्रेशोल्ड ही है, ये हमारा क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, ये हमारा क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको हम ईटी से लिखेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अब इतना एनर्जी क्या था हमारे पास, ये वाला अमाउंट जो इतना एनर्जी है, ये हमारा क्या मॉलिक्यूल का एनर्जी है। तो हमें इस इतना एनर्जी मॉलिक्यूल का, मान लो यहाँ पे 2 किलो जूल है और हमें यहाँ पे 10 किलो जूल पे जाना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस 8 किलो जूल एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये क्या हमारा ई हो गया, ये है ना, ये तो हमारे ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया हमारा 8 किलो जूल। और उसके बाद इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का जो डिफरेंस है, वो हमारा डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है हमारे किससे, डेल्टा एच से, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से कहाँ तक का डिफरेंस है, ये है हमारा ई एम से ई टी तक का डिफरेंस है। लेकिन डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच हमारा है ई एम से, मतलब ई एम बोलेंगे, या फिर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से लेकर के प्रोडक्ट के बीच का जो डिफरेंस है, उनके बीच का एनर्जी है। तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, इस वाले वैल्यू को पॉजिटिव होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको क्या है, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक लेकर के हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी हो गई ये, और ये हो गया डेल्टा एच पॉजिटिव। और आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी मैंने बता दिया और मॉलिक्यूलर एनर्जी भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर टक्कर होने वाला है तो उनके पास एक मिनिमम एनर्जी होना चाहिए, उसको हम देहली ऊर्जा बोलते हैं। और मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होता है वो सिंपल मॉलिक्यूलर एनर्जी बोल देंगे, अणु की ऊर्जा बोल देंगे। लेकिन अगर उसको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, उत्पाद बनाना है, तो उनके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम एनर्जी होना चाहिए, न्यूनतम ऊर्जा होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन हो पाएगा, प्रभावी टक्कर हो पाएगा, तभी हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रभावी टक्कर के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो हो गया हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर जिस मॉलिक्यूल में वो एनर्जी नहीं है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो हम उसको थोड़ा सक्रिय करने के लिए एक्टिवेट कर देते हैं, तो हमें क्या देते हैं, वहाँ पे एक ऊर्जा दे देते हैं, एनर्जी दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पे इस यहाँ पर जो एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये इतना सारा पॉइंट तो आप लोग याद रखेंगे, आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अरेनियस इक्वेशंस के बारे में डिटेल में समझेंगे, जहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज़ होगा। धन्यवाद दोस्तों।